Hi students, today we are gonna learn about forensic medicine. Forensic medicine की importance क्या है, different type of names क्या है, इसकी क्या इसमें कौन से sections require होते हैं and everything. Sections वाला part मैं कोशिश करूँगी कि मैं separate ही रखूँ, CRPC, IEA या BNS, BNSS ये सब मैं separate रखूँ तो आपके लिए better रहेगा. But we'll try to inculcate in both the videos. Okay? तो शुरू करते हैं. ओके, फोरेंसिक मेडिसिन की बात करें, अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो एग्जैक्टली होता क्या है फोरेंसिक मेडिसिन? फोरेंसिक मेडिसिन एक ऐसा ब्रांच है मेडिकल साइंस का जो हम यूज करते हैं अपनी लीगल पर्पसेस के लिए, ताकि हम जस्टिस ले सके. इसका सिंपल मतलब यही है, जैसे हम फोरेंसिक के एप्लीकेशंस यूज करते हैं, फोरेंसिक के नॉलेज यूज करते हैं फॉर विथ लीगल पर्पस. इन द सेम वे हम मेडिकल नॉलेज जो है उसको यूटिलाइज करते हैं लीगल इन्वेस्टिगेशंस के लिए, क्राइम इन्वेस्टिगेशंस के लिए, ताकि हम जस्टिस ला सके. अगर एग्जाम्पल देखें तो मेडिकल नॉलेज जैसे कि ऑटोप्सी हो गया, टॉक्सिकोलॉजी फाइंडिंग्स हो गए, ये सब हम ये नॉलेज यूज करने के बाद हम क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट करते हैं टू फिगर आउट इफ इट्स अ मर्डर, इफ इट्स अ सुसाइड, इफ इट्स अ होमिसाइड या इट्स एन एक्सीडेंट. ओके, और इसी से हमें जस्टिस वगैरह मिलता है. अब अदर टर्म्स ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीगल मेडिसिन या मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस या फोरेंसिक पैथोलॉजी. सो घबराना मत, बिकॉज दीज आर ऑल सेम एज द फोरेंसिक मेडिसिन. सो ये मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन किया है क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि फोरेंसिक मेडिसिन के डिफरेंट नेम्स क्या है, या फिर मेडिकल साइंस की ऐसी कौन सी ब्रांच है जो फोरेंसिक क्राइम इन्वेस्टिगेशन के साथ अटैच्ड है, या फिर कोई भी सिमिलर क्वेश्चन. तो आपके पास ये आंसर होना चाहिए. अगर ऑप्शन में लीगल मेडिसिन है, मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है या फोरेंसिक पैथोलॉजी है, सो दीज आर करेक्ट बिकॉज दीज आर सेम एज फोरेंसिक मेडिसिन. ये जो बस अदर टर्म्स है जो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है. अब इम्पोर्टेंस क्या है फोरेंसिक मेडिसिन की? इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट टू इन्वेस्टिगेट द क्राइम. इट इज इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई अ पर्सन. दैट मीन्स अगर आप बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह कुछ विटनेस कर रहे हो या फिर ट्रेन मिसहैप विटनेस कर रहे हो, so there is a high chance you will not know which person is lying there. मे बी किसी इंसान का हेड नहीं है या किसी इंसान का फेस डिसफिगर हो गया है. हाउ टू नो देम? यू विल परफॉर्म ऑटोप्सी, यू विल परफॉर्म डिफरेंट टेस्ट, यू विल परफॉर्म डिफरेंट मेट्रिक्स, जिससे आपको पता चलेगा कि वो इंसान कौन है. फिर एक डिटर्मिनेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ. ये तो मैंने पहले ही बता रखा है कि आपको ये पता चलेगा कि वो सुसाइड है, होमिसाइड है, मैनर पता चलेगा, मोड ऑफ एक्शन पता चलेगा, एंड डिफरेंट चीजें पता चलेगी. तो आपको फॉरेंसिक मेडिसिन में ही ये चीज पता चलेगी ना कि कैसे वो इंसान मरा है या किस चीज की वजह से वो मरा है. पॉइजन हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, और स्टैब वुंड वगैरह हो सकता है. देन कलेक्शन ऑफ मेडिको लीगल एविडेंस. ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. हमें ये पता होता है कि हमें किस टाइप के एविडेंस को, फोरेंसिक मेडिसिन ही हमें बताता है कि हमें किस टाइप के एविडेंस कलेक्ट करने हैं, किस टाइप के एविडेंस को संभाल के रखना है. स्पेशली जैसे कि बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, अगर स्टैब वुंड वगैरह है तो हमें पता है कि हमें एक नाइफ लोकेट करना है, हमें एक नाइफ संभाल के ढूंढ के रखना है एज एन एविडेंस, जो एविडेंस है ऑलरेडी. एंड अगर एक्सीडेंट है तो हमें ये चेक करना है कि किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, कौन सा व्हीकल इसमें इन्वॉल्व है. फिर कोर्ट टेस्टिमनी के लिए भी फोरेंसिक मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एक्सपर्ट होगा वो अपनी जो फाइंडिंग्स है वो एक्सप्लेन करेगा, क्यों मैं इस रिजल्ट तक पहुंचा, कि ये क्यों एक केस सुसाइड का है या एक बॉम्ब ब्लास्ट का है या किसी चीज का है, क्योंकि मेरी ये पर्टिकुलर फाइंडिंग्स थी. जो फोरेंसिक वर्ड है वो डिराइव किया गया है एक लैटिन वर्ड से जिसको कहते हैं फोरेंसिस, जिसका मतलब होता है बिफोर द फोरम और कोर्ट. एंड मेडिसिन तो मेडिकल साइंस से रिफर करता है. ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो फोरेंसिक वर्ड है वो कहाँ से डिराइव्ड है, तो वो लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है. एंड जो फोरेंसिक मेडिसिन है, सॉरी, एंड जो मेडिसिन है, व्हाट डज दैट मीन, इस तरह से चीजें आ सकती है. एंड बिफोर द फोरम और कोर्ट, ये भी याद रखेगा, फोरेंसिक का बेसिक मतलब ये होता है. इसमें एप्लीकेशन होती है मेडिकल या साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की फॉर द लीगल इन्वेस्टिगेशन. हमें हमें एक केस मिला है, हमें उसे सॉल्व करना है, लेकिन ऑब्वियसली उसमें मेडिकल एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स तो हम यूज करेंगे ही. देन है रोल ऑफ फोरेंसिक एक्सपर्ट. एक फोरेंसिक एक्सपर्ट के क्या क्या रोल होता है? पहली बात तो एग्जामिनेशन ऑफ इंजरीज.
अगर एक बॉडी आई है आपके पास, लिविंग डेड जो भी, आपको पहले चेक करना है कि उसकी बॉडी में क्या क्या इंजुरीज मिले हैं, एंड देन डेड बॉडीज आइडेंटिफाई करनी है, एनालिसिस करना है, उनके बॉडी में टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस करनी है, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करना है, एंड लास्टली एक्सपर्ट विटनेस भी देना है। ओके, फिर है स्कोप ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन। अब जो स्कोप है फोरेंसिक मेडिसिन का वो ये है कि पहली बात तो क्लिनिकल फोरेंसिक मेडिसिन होता है, फोरेंसिक पैथोलॉजी होती है, टॉक्सिकोलॉजी सेपरेट है, साइकेट्री में भी यूज होता है, डीएनए प्रोफाइलिंग, एज एस्टिमेशन, सेक्सुअल ऑफेंस एग्जामिनेशन, मेडिको लीगल ऑटोप्सी, फिंगरप्रिंट एनालिसिस, डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन एंड लॉट मोर। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन। पहली बात तो ये है कि आपको क्राइम सॉल्व करने में फोरेंसिक मेडिसिन बहुत हेल्प करता है, विक्टिम्स को आइडेंटिफाई करने में भी फोरेंसिक मेडिसिन हेल्प करता है, अगर हमें कॉज एंड मैनर जानना है उसमें भी फोरेंसिक मेडिसिन इज इम्पोर्टेंट। फिर है किसी एक पर्सन की एज एंड सेक्स डिटरमाइन करने में भी फोरेंसिक मेडिसिन यूज होता है। फोरेंसिक मेडिसिन इज अ वास्ट फील्ड, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, जो हेल्प करते हैं, जो सब करते हैं, तो ऑल दैट कम्स अंडर फोरेंसिक मेडिसिन। फिर हमें पॉइजनिंग डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, कोर्ट को साइंटिफिक एविडेंस देने में हेल्प करता है, एंड प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्टिव एविडेंस, मतलब जो भी एविडेंस हमें रिक्वायर्ड है वो वही बताने में फॉरेंसिक मेडिसिन हेल्प करता है। नाउ आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन, एक पर्सन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? आइडेंटिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द इंडिविजुअलिटी ऑफ अ पर्सन लिविंग और डेड। अगर मान लो एक पर्सन आया है आपके पास जो इधर कोमा में है, डेड है, या फिर डिसफिगर्ड है, लिविंग है बट इन वेजिटेटिव फेज है, एंड आपको नहीं पता वो कौन है, ही इज जस्ट समवेयर, ही वाज जस्ट समवेयर लाइंग डाउन, या कहीं से मिला है, तो आप कहीं से तो एस्टैब्लिश करोगे ना। तो जब आप एक एस्टैब्लिशमेंट करोगे कि यस ये पर्सन ये है, यहाँ से मिला है वगैरह, तो उस चीज को, उस प्रोसेस को कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन। अब देर आर डिफरेंट फैक्टर्स, जैसे कि हम एज कैसे चेक करते हैं, टीथ एंड बोन से, सेक्स पता करते हैं हम पेल्विस से, स्कल से एंड जेनिटेलिया से। अब फॉर एग्जांपल वो पर्सन नहीं समझ में आ रहा है, या फिर उसकी बॉडी बहुत ज्यादा डिस्फिगर हो गई है, तो यस पेल्विस, स्कल एंड जेनिटेलिया से हम पता कर सकते हैं, स्कल का साइज, स्कल जो फेशियल फीचर्स होते हैं उससे, एंड देन स्टेचर, हाइट एस्टिमेशन कर सकते हैं हम, रेस पता कर सकते हैं, उसकी ऑक्यूपेशनल मार्क्स पता कर सकते हैं, देन स्कार्स, टैटूज, फिंगरप्रिंट्स, डीएनए, डेंटिशन, ये सब बहुत सारे फैक्टर्स है जो 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 कहते हैं ना कि एक चीज पता करने के लिए फिगर आउट करते हैं बहुत सारे टेस्ट। तो ये हम बहुत सारे टेस्ट फिगर आउट करते हैं टू फिगर आउट कि वो पर्सन कौन है, या उसका बैकग्राउंड क्या है, या वो कब से इस हालत में है, एंड ऑल दोस थिंग, एंड टू आल्सो फाइंड आउट कि उसको ऐसा हुआ क्या है। अब एक पर्सन की इंडिविजुअलिटी स्टैब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से फिर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा। जो अननोन डेड बॉडी है वो पता चलती है, मिसिंग पर्सन से लिंक किया जा सकता है कि हमें जो बॉडी मिली है वो यही मिसिंग पर्सन है कि नहीं। मास डिजास्टर्स मैंने ऑलरेडी बताया, ट्रेन मिसहैप वगैरह में इंडिविजुअलिटी एस्टैब्लिश करना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ प्रॉपर काउंट कि कितने लोग की लाइफ लॉस्ट हुई है, कितने लोगों को हमने ढूंढा है, कितने लोग अपने घर वापस जा सकते हैं, एंड कितनी एक एक स्टैटिस्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फिर सिविल डिस्प्यूट को भी सॉल्व करने के लिए काम आता है। अब पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, दैट मीन्स ऑटोप्सी। Autopsy is a systematic examination of a dead body to determine cause, manner, and circumstances of death. Now the thing is, हम ऑटोप्सी क्यों करते हैं, हम पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चल सके जो डेड बॉडी हमारे पास आई है वो किस वजह से मरी है, किस चीज को इंजेस्ट, इनहेल और और एडमिनिस्टर करके उसकी डेथ हुई है, या किन सर्कमस्टांसेस के दौरान उसकी डेथ हुई है। सर्कमस्टांसेस में इट कुड बी एन एक्सीडेंट एंड तब वो मरा हो, और इट कुड बी ड्राउनिंग, इट कुड बी अ मास डिजास्टर, एनीथिंग। क्योंकि कई बार अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है
एक केस स्टडी, आजकल केस स्टडीज बहुत ज्यादा आते हैं क्वेश्चन पेपर में। अगर आपके पास कोई केस स्टडी आता है जिसमें ये लिखा है कि एक जो बॉडी है वो ड्राउन हुई है एंड देन वो मरी है, बट जब आप ऑटोप्सी करते हो यू फाइंड आउट देयर इज अ पॉइजन इनसाइड इट एंड पॉइजन से डेथ हुई है एंड देन उसको ड्राउन किया गया है, तो ये सारी चीजें ऑटोप्सी से ही पता चलेगी। क्योंकि जो डिफरेंट तरीके के पॉइजन रिएक्शन होता है, मतलब फॉर एग्जांपल एक ऐसा पॉइजन है जो आपके लंग्स और हार्ट को स्वेल करने वाला है और आपकी बॉडी स्वेल हो के डेथ हो के फिर आप ड्राउन किए, तो वो पता चल जाएगा क्योंकि हार्ट और बॉडी जो है, हार्ट और लंग्स जो है वो ऑलरेडी स्वेल्ड अप है। तो इवन दो ड्राउनिंग एस्टेब्लिश हुई है बट स्टिल ऑटोप्सी फाइंडिंग से ये पता चला कि पहले पॉइजन से मरा है एंड देन उसको मास्क करने के लिए, आई मीन टू कवर इट अप, दे थ्रू द बॉडी इन द वाटर। इसके ऊपर भी हम बहुत सारे केस स्टडीज पढ़ेंगे। नाउ ये जो ऑटोप्सी है इसको दो और नामों से बुलाया जाता है, एक है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, एक है नेक्रोप्सी। अब मुझे याद है कुछ टाइम पहले किसी पेपर में ये क्वेश्चन आया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेक्रोप्सी, एंड उसकी कुछ इम्पोर्टेंस थी एंड बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि नेक्रोप्सी क्या होता है। कुछ लोगों को लग रहा था कि जो बॉडी एकदम खराब सी होने लग जाती है उसको नेक्रोप्सी बोलते हैं, बट नो, ऑटोप्सी को ही नेक्रोप्सी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ऑटोप्सी के? पहली बात तो कॉज क्या है डेथ का वो देखना है। मैनर क्या है डेथ का? मैनर मतलब एक्सीडेंटल है, सुसाइडल है, होमिसाइडल है या कैसे है। फिर टाइम क्या हुआ है डेथ का, एस्टिमेट द टाइम सिंस डेथ। इंजुरी या डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज होता है कि कोई बंदा मर गया है पर उसको कोई इंजुरी, फेटल इंजुरी तो नहीं हुई थी या कोई ऐसा डिजीज तो नहीं था जिसकी वजह से डेथ हुई है। और एविडेंस भी कलेक्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। एंड आइडेंटिफाई द डिसीज पर्सन, असिस्ट लीगल इन्वेस्टिगेशन। ओके, टाइप्स ऑफ ऑटोप्सी में आता है एक मेडिको लीगल ऑटोप्सी, एक क्लिनिकल ऑटोप्सी, एक एनाटॉमिकल ऑटोप्सी। देखते हैं ये क्या होता है। मेडिको लीगल ऑटोप्सी जो होती है ये एक लीगल अथॉरिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंडर होती है। मतलब अगर कोई डेथ अननेचुरल है या सस्पिशियस है, मतलब ऐसा लगता है कि मे बी ये बॉडी सुसाइड की तरह कवर अप की गई है बट इट कुड बी अ होमिसाइड, तो हम बहुत इजीली मेडिको लीगल ऑटोप्सी कर सकते हैं अगर हमें लीगल अथॉरिटी के परमिशन मिल जाए तो इसमें ये इंटेंशन सिर्फ यही होता है कि अगर हमें कोई डेथ बहुत सस्पिशियस और अननेचुरल लग रही है तो हम मेडिको लीगल ऑटोप्सी करते हैं, जिसमें हमें एविडेंसेस, साइंटिफिक फाइंडिंग्स एंड एवरीथिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है, चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करना पड़ता है। इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं। तो मैंडेटरी होता है सस्पिशियस डेथ्स में, जो फैमिली है उसका कंसेंट शायद रिक्वायर ना भी हो। कई बार बेस्ट सिनेरियो केसेस में कंसेंट लिया जाता है, लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं ये सिर्फ कवर अप कर रहे हैं एंड ये एक क्लियर कट मर्डर है, देन मर्डर है या फिर इंटेंशनल किलिंग है, तो कंसेंट, फैमिली कंसेंट इज आल्सो नॉट रिक्वायर्ड। ये फैमिली या जो भी ऑब्लाइज्ड पर्सन है जो उसके साथ है, बॉडी के साथ है, वो शायद वो रिक्वायर नहीं होती, वो लोग कंडक्ट करते ही है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो है वो कंडक्ट करता है ऑटोप्सी। एंड इसके एग्जाम्पल्स हैं होमिसाइड, सुइसाइड, एक्सीडेंट, कस्टोडियल डेथ। अब एक्सीडेंटल डेथ को भी एक्सीडेंटल प्रूव करना पड़ता है, उससे पहले हम ऐसे ही नहीं कर सकते कि ठीक है एक्सीडेंटल डेथ है हो गया। यस, अगर हाँ बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि हाँ नहीं भाई ये एक्सीडेंटल केस ही है, देन इट्स नॉट रियली रिक्वायर्ड, बट यस। कस्टोडियल डेथ हमेशा याद रखना, कस्टोडियल डेथ इज दोज डेथ जो एक मैजिस्ट्रेट या एक ज्यूरिसडिक्शन के अंडर होता है। ज्यूरिसडिक्शन मतलब कोई इंसान लॉकअप सेल में है पुलिस ज्यूरिसडिक्शन के अंदर एंड उसकी डेथ हो गई, एंड कोई इंसान प्रिजन में है एंड उसकी डेथ हो गई, इस तरह से। ओके, जब अथॉरिटी के अंडर हो एंड डेथ हो, दैट इज कस्टोडियल डेथ। अब एक क्लिनिकल ऑटोप्सी, तो ये इतने ब्रीफ में सिर्फ इसी रीजन से है बिकॉज जो इनके क्वेश्चन सिर्फ इतने ही आते हैं कि फोरेंसिक मेडिसिन के कितने टाइप है, आई मीन जो ऑटोप्सी है उसके कौन से 3 टाइप्स है, या ऑटोप्सी के कौन सा एक टाइप नहीं है, एंड आपको 4 ऑप्शन दिया होगा। तो ओके, बस इतना ही है एंड मोस्टली डिफरेंस में भी आ सकता है, तो वो देख लेना। क्लिनिकल ऑटोप्सी वो ऑटोप्सी है जो
इसलिए परफॉर्म की जाती है ताकि हम डिजीज के प्रोसेस या डायग्नोसिस स्टडी कर सकें। कौन सा डिजीज कौन सा डिजीज है, क्या डायग्नोसिस आ रही है, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, ये उसके लिए होता है। ये हॉस्पिटल्स में कंडक्ट किया जाता है और फैमिली की कंसेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ये क्या होता है ना, एकेडमिक पर्पज से होता है। जैसे कि अगर जो रेसिडेंट्स होते हैं उनको अगर सिखाना होता है कि ओके एक केस आया है एंड इसमें even though the person is dead or maybe he is in coma or anything, family consent leke they can do the operation on that person to do the diagnosis to teach the students as well। ये सिर्फ academic purpose से होता है। फिर एनाटॉमिकल ऑटोप्सी। एनाटॉमिकल ऑटोप्सी बेसिकली टीचिंग करने के लिए होती है कि बॉडी की एनाटॉमी क्या है, एंड मेडिकल एजुकेशन के लिए होता है। इसमें सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट ट्रेनिंग होती है, एनाटॉमिकल रिसर्च होता है। ये बॉडी ऑलरेडी कंसेंट के साथ डोनेट हो गई होती है मेडिकल कॉलेजेस को, एंड उस पे ही स्टडी होती है। ओके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉडी बिफोर ऑटोप्सी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉडी बिफोर ऑटोप्सी, पहले स्टेप्स तो ये होते हैं कि उस पर्सन की जो, हाँ, पहले तो उस पर्सन के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने हैं। पहले उस पर्सन का बैकग्राउंड चेक होगा ऑटोप्सी करने से पहले। अगर फोटोग्राफ की जाती है बॉडी को, डॉक्यूमेंट्स इन सेंस ये मत समझो उसका आधार कार्ड वगैरह चेक होगा, नहीं। अगर बॉडी कहीं पे मिली है मरी हुई सी, तो कहाँ से क्या चेक करेंगे, तो वो पुलिस से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे कि पुलिस किसके अंडर, किसने फाउंड किया, किसके अंडर था, क्या किस कंडीशन में पाया गया था, एंड एवरीथिंग। बॉडी के फोटोग्राफ होंगे अच्छे से। फिर जो भी आइडेंटिफाइंग मार्क्स होंगे, जैसे कि जैसे मान लो देयर इज अ मिसिंग पर्सन एज वेल और हमारे पास एक बॉडी आई, तो अगर मिसिंग पर्सन के कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स दिए जैसे मोल ऑन द चीक या कुछ, तो वो इस बॉडी के साथ भी चेक होंगे। अब हमने फोटोग्राफ कर लिए बॉडी, तो मैच मैच किया जा सकता है। ओके, फिर अच्छे से बॉडी को लेबल लेबल करना है, एंड जो हम बॉडी हमें मिली है उसके भी आइडेंटिफाइंग मार्क्स नोट करने हैं, अच्छे से रिकॉर्ड करने हैं, लेबल करने हैं। फिर विसरा कलेक्ट करना है। ठीक है, हमें विसरा कलेक्ट करना है। जैसे कि कुछ विसरा हम बहुत कॉमन होते हैं जो हम कलेक्ट करते हैं टॉक्सिकोलॉजिकल सेरोलॉजिकल फाइंडिंग्स के लिए, वो होते हैं स्टमक एंड कंटेंट्स। स्टमक एंड कंटेंट्स टॉक्सिकोलॉजी डिवीजन में जाता है, इंटेस्टाइन टॉक्सिकोलॉजी डिवीजन में जाता है, लिवर भी टॉक्सिकोलॉजी में जाता है, एंड सेरोलॉजिकल में भी जाता है। कभी कभी किडनी टॉक्सिकोलॉजिकल में जाता है, ब्लड सेरोलॉजिकल डिवीजन में जाता है, एंड अ पार्ट ऑफ ब्लड कम्स टू टॉक्सिकोलॉजी एज वेल। यूरिन सेरोलॉजिकल में जाता है एंड पार्ट ऑफ इट कम्स टू टॉक्सिकोलॉजी। पर्पस पर्पस ये है कि हमें केमिकल एनालिसिस करना है, ये देखने के लिए कि कोई पॉइजन या कोई ड्रग इंजेस्टेड या इनहेल नहीं है, बॉडी में एक्यूमुलेट हो रखा है कि नहीं, वो चेक करने के लिए। अब है ऑटोप्सी के कुछ टाइप के इंसिजन होते हैं, ये मोस्टली नहीं आता है एग्जाम्स में, बट जस्ट इन केस ये आपके लिए एक नॉलेज टाइप ही है। कॉमन इंसिजन एक आई टाइप इंसिजन होता है, वाई टाइप इंसिजन होता है, और एक मॉडिफाइड वाई होता है। जस्ट टू रीड इट आउट। अब है मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस ऑफ ऑटोप्सी। मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस है ऑटोप्सी का, सिंपली यही है, हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा कि आपको कॉज पता करना है, ये चेक करना है कि कोई फाउल प्ले, मतलब कोई सस्पिशन तो नहीं है कि कोई इंसान इन्वॉल्व है इसमें इंटेंशनली। इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए भी हेल्प करता है। अगर मान लो किसी इंसान ने ये फ्रॉड, इंश्योरेंस फ्रॉड करने की कोशिश की है बाय ट्राइंग टू किल देमसेल्व्स इन ऑर्डर टू गेट हिज मनी फैमिली, सॉरी हिज फैमिली सम मनी, तो तब ऑटोप्सी से ये क्लियर हो सकता है कि ये सुसाइड था, ये क्लियर कर सुसाइड था, एंड ही ट्राइड टू किल हिमसेल्फ जस्ट टू गेट द इंश्योरेंस। फिर कोर्ट एविडेंस प्रोवाइड करता है, पॉइजनिंग डिटेक्ट करता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करता है। अब है डेफिनेशन ऑफ डेथ। अब डेफिनेशन ऑफ डेथ का मतलब है, डेथ एक परमानेंट एंड इरिवर्सिबल सिजेशन है फंक्शंस ऑफ द ब्रेन, हार्ट एंड रेस्पिरेशन। मतलब एक पर्सन डेड, प्रॉपर डेड तभी कहलाएगा जब उसका ब्रेन फंक्शन काम ना करे, हार्ट फंक्शन काम ना करे, एंड रेस्पिरेशन काम ना करे। अब कुछ लोग होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका दिमाग बहुत ज्यादा ग्रेज एनाटॉमी में चला गया होता है, एंड दे आर लाइक नहीं, बॉडी को रिससिटेट कर सकते हैं या बॉडी को रिवाइव कर सकते हैं विथ डिफरेंट टेक्निक्स। अगर रिवाइव कर लिया
तो वो डेथ नहीं है। बट अगर डॉक्टर्स ने कॉल कर दिया कि टाइम ऑफ डेथ इज दिस, देन इट्स अ डेथ, प्रॉपर डेथ। एंड वो तब तक डेथ नहीं बोल सकते जब तक इन तीनों में से ब्रेन, हार्ट, ओके, इन तीनों में से ब्रेन, हार्ट एंड रेस्पिरेशन में से कोई भी एक चीज चल रही हो, कोई भी एक चीज फंक्शन कर रही हो। ओके, अगर सिर्फ ब्रेन फंक्शन नहीं कर रहा, हार्ट एंड रेस्पिरेशन है, तो उसको मोस्टली वेजिटेटिव फेज बोलते हैं, उसको कोमा बोल देते हैं या ब्रेन डेड बोल देते हैं। लेकिन अगर तीनों चीजें काम नहीं कर रहे, दैट मीन्स द पर्सन इज डेथ। अब है कॉम्पोनेंट्स ऑफ डेथ। पहली बात, सर्कुलेशन रुक जाएगी। सिजेशन मतलब कोई चीज के एंड होना। cessation of circulation, cessation of respiration, cessation of brain activity। circulation मतलब हार्ट फंक्शन से है, respiration मतलब लंग एक्टिविटी से है, ऑक्सीजन डिमांड से है, एंड देन ब्रेन एक्टिविटी इज बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम फंक्शन। तो अगर ये तीनों चीजें, यही तीनों चीजें, इट्स अ ट्रायड, यही तीनों चीजें चाहिए फॉर लिविंग, यही तीनों चीजें अगर नहीं है तो इट्स अ डेथ। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस इसमें यही है कि हम सर्टिफाई कर सकते हैं डेथ को, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज हो सकता है, इंश्योरेंस क्लेम्स के लिए। मोड्स ऑफ डेथ। मोड्स ऑफ डेथ में तीन चीजें आती है, कोमा, सिनकोप एंड एस्फिक्सिया। कोमा का मतलब होता है, कोमा एक मोड ऑफ डेथ इसलिए है क्योंकि इसमें क्या होता है, ब्रेन फंक्शन काम नहीं करता। ठीक है, सिर्फ ब्रेन फंक्शन काम नहीं कर रहा, तो इसमें क्या होता है, ब्रेन डैमेज की वजह से क्या होता है, एक पर्सन को कॉन्शियसनेस नहीं रहती है, पर्सन अनकॉन्शियस हो जाता है, एंड उसके कुछ वाइटल्स जो होते हैं, बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स वगैरह, वो थोड़े से सप्रेस हो जाते हैं, वो नहीं समझ पाते कि रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन को प्रॉपरली कैसे हैंडल करना है, इसलिए वेंटिलेटर वगैरह यूटिलाइज होता है ताकि हार्ट एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रॉपरली वर्क कर सके while the person is unconscious, while the person is in coma, while the brain function is not working। ठीक है, अब इसके कॉजेज क्या क्या है, मतलब क्यों एक पर्सन कोमा में जा सकता है। एक पर्सन तब कोमा में जाता है जब पहली बात, या तो उसको हेड इंजरी हुई हो, या फिर उसको ब्रेन हैमरेज हुआ हो, मतलब ब्रेन में ब्लीडिंग हुई हो। देन स्ट्रोक हो सकता है, मतलब सडन, जो कहते हैं ना कि सडन एक आपको क्या बोलते हैं, सदमा लग जाता है, एक सडन सदमा लग जाता है, या फिर सडन अटैक हुआ होता है ब्रेन पे, तो दैट इज स्ट्रोक। पॉइजनिंग that reach your central nervous system, that could be very true, and meningitis। इसके बाद है सिंकोप। सिंकोप का मतलब होता है, सिंकोप एक डेथ है ड्यू टू सडन फेलियर ऑफ द हार्ट एंड सर्कुलेशन। जो सिंकोप है वो है सडन फेलियर ऑफ हार्ट एंड सर्कुलेशन, जितना भी हार्ट फंक्शन है वो एकदम से बंद हो जाती है, या कार्डियक अरेस्ट में चले जाता है, या फिर नहीं काम कर रहा है, एंड सर्कुलेशन में डिफिकल्टी आ रही है, तो उसको कहते हैं सिंकोप। आपका ब्रेन काम कर रहा है पर आपका हार्ट ढंग से काम नहीं कर रहा, तो इससे क्या होता है कि ब्लड सप्लाई बहुत इनसफिशिएंट हो जाती है वाइटल ऑर्गन्स में, बहुत ही ज्यादा वाइटल ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से एक पर्सन कोलैप्स कर जाता है, जिसकी वजह से एक पर्सन डेथ के लिए चला जाता है, मतलब डेथ के बहुत करीब चला जाता है। और ये कैसे होता है, आपका हार्ट क्यों ऐसे रिएक्ट करता है, अगर बहुत ज्यादा ब्लड क्लॉट या मैसिव हैमरेज हो गया हो, तो अगर मायोकार्डियल इंफाक्शन हो, मतलब आपका हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं कर पा रहा है, नहीं जिस तरह से वो प्रॉपरली, द लब डब साउंड है, जिस तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिट्रैक्ट करता है, वो नहीं कर पा रहा है। इलेक्ट्रिक शॉक लगाओ तो हार्ट जो है एक जगह पे स्टेबल हो जाता है, वो नहीं हिलता। सीवियर ट्रॉमा हो तो भी एकदम से हार्ट को स्ट्रोक मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक कैसे पता चलेगा एक पर्सन को, शायद सिंकोप, एक पर्सन इज अंडर सिंकोप और समथिंग, सडन कोलैप्स हो गया हो, स्किन एकदम पेल हो गई हो बिकॉज सर्कुलेशन नहीं है, वीक या एब्सेंट पल्स, प्रॉपर पल्स नहीं आ रही है बिकॉज हार्ट ढंग से रिदम नहीं दे पा रहा है, रैपिड डेथ, या तो एकदम से ही डेथ हो गई है। ओके, एग्जांपल्स है कार्डियक अरेस्ट एंड सीवियर ब्लड लॉस। एंड एस्फिक्सिया का जो सिंपल मतलब है, एस्फिक्सिया का मतलब ये होता है कि जब आपकी लंग्स प्रॉपरली ऑक्सीजन डिमांड ना कर पाए आपके वाइटल ऑर्गन्स को, इसका मतलब ये है कि आपको प्रॉपर ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलती है, एंड आपके लंग्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते हैं,
तो वो उसके भी बहुत सारे कॉजेज है, या तो एल्वियोलाई स्वेल हो जाना, ब्रोंकाई वर्क ना करना, देन इसमें भी अगर सीवियर ब्लड लॉस हुआ है तो आप सर्कुलेशन लंग्स तक नहीं पहुंची है तो वो शायद ना काम कर पाए। एंड बहुत अदर सीवियर ट्रॉमा भी उसका एक मतलब कैरेक्टरिस्टिक है मैकेनिज्म में। अब है टाइप्स ऑफ डेथ। टाइप्स ऑफ डेथ में एक आता है सोमैटिक डेथ, मॉलिक्यूलर डेथ एंड ब्रेन डेथ। सोमैटिक डेथ वो जो थे, सोमैटिक डेथ में क्या होता है, सिजेशन ऑफ हार्ट ब्रेन एंड रेस्पिरेशन, जो अभी हमने पढ़ा, सिंकोप, सिंकोप पढ़ा, एस्फिक्सिया पढ़ा हमने, एंड क्या पढ़ा हमने, कोमा, कोमा सिंकोप एंड एस्फिक्सिया जो हमने पढ़ा, हार्ट ब्रेन एंड रेस्पिरेशन का सीजेशन, इसको कहते हैं हम सोमैटिक डेथ। मॉलिक्यूलर डेथ मतलब होता है कि टिश्यूज एंड सेल्स जो है, सोमैटिक डेथ के बाद हमारे जो टिश्यूज एंड सेल्स थोड़े थोड़े टाइम के बाद मर रहे होते हैं, उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर डेथ। और ब्रेन डेथ का मतलब यही होता है कि ब्रेन एंड ब्रेन स्टेम फंक्शंस प्रॉपरली इरिवर्सिबल लॉस में, हम किसी भी तरह से उसे क्योर नहीं कर सकते, इवन वेट करके भी हम उसे क्योर नहीं कर सकते। अब सोमैटिक डेथ में हम चेक करते हैं। सोमैटिक डेथ एक कंप्लीट इरिवर्सिबल है सेजेशन ऑफ वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एज अ होल। सारे वाइटल और फंक्शन ऑर्गन जो है हमारे, हार्ट ब्रेन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनकी कंप्लीट डेथ हो जाती है, कंप्लीटली फंक्शन इनका नहीं चलता है, और इसको इसलिए क्लिनिकल डेथ या सिस्टमिक डेथ कहते हैं। यहाँ पे एक पर्सन को प्रॉपरली डेथ कॉल आउट कर दिया जाता है। इसके फीचर्स ये है कि हार्ट बीट नहीं होती है एंड किसी तरह से प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते हैं, रेस्पिरेशन भी नहीं होता है, एंड ब्रेन स्टेम फंक्शन भी नहीं होता है, कॉन्शियस होता है बंदा, नॉट सॉरी अनकॉन्शियस होता है बंदा, देयर आर नो रिफ्लेक्सेस, इवन इफ यू नो गिव द शॉक और एनीथिंग देयर विल बी नो रिफ्लेक्सेस। और इसकी इम्पोर्टेंस यही है कि हमें जब सारे फंक्शंस धीरे धीरे बंद हो रहे होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि एक इरिवर्सिबल डेथ प्रोसेस शुरू हो चुका है। इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? अगर कार्डियक अरेस्ट हो गया तो बहुत इजीली सारी सर्कुलेशन लंग एंड ब्रेन तक जानी बंद हो जाएगी, धीरे धीरे ब्रेन फंक्शन भी करना बंद कर देगा, लंग्स भी फंक्शन बंद कर देगा। पॉइजनिंग हो, सीवियर ट्रॉमा हो, रेस्पिरेटरी फेलियर हो, ये सब इसके क्योंकि ये एक ट्रायड है, हार्ट, आपका लंग्स, आपके ब्रेन एक ट्रायंगल की तरह यू नो जुड़ा हुआ है, एक इस तरह से है, आपका ब्रेन, आपका हार्ट एंड आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अगर यहाँ से ऑक्सीजन नहीं जा रही है तो ब्रेन तक, अगर यहाँ से ऑक्सीजन नहीं जा रहा है ब्रेन एंड हार्ट तक, तो हार्ट कैसे सर्कुलेट करेगा? अगर हार्ट ढंग से सर्कुलेट नहीं कर रहा है तो ब्रेन एंड रेस्पिरेटरी कैसे काम करेंगे? एंड इन द सेम वे अगर ब्रेन आपका काम नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी हार्ट एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन को सरवाइव करने के लिए। तो इट्स अ ट्रायड, कोई भी एक चीज का डेथ होता है बाकी दोनों चीजें अफेक्ट होती है। अब आता है हमारे पास मॉलिक्यूलर डेथ। ओके, मॉलिक्यूलर डेथ में बेसिकली यही है कि इंडिविजुअल सेल्स, एक एक छोटा छोटा सेल और टिश्यू की जो डेथ होती है आफ्टर सोमैटिक डेथ। तो इसमें ये होता है कि बहुत सारे टिश्यू जो होते हैं वो सरवाइव करते हैं बहुत टाइम के लिए। जैसे ब्रेन सेल्स होते हैं वो सबसे पहले मरते हैं, हार्ट सेल्स उसके बाद मरते हैं, एंड स्किन एंड मसल सेल्स बहुत टाइम तक लॉन्गर मतलब रहते हैं। इसीलिए हम लोग ट्रांसप्लांटेशन के लिए डोनेशन वगैरह डोनेट कर सकते हैं, ऑर्गन डोनेट वगैरह कर सकते हैं। और डोंट, अब ये मत बोलना अभी आप सेल की बात कर रहे थे, ऑर्गन सेल से ही बने होते हैं, सेल्स एंड टिश्यू से। तो इन सेल्स की वजह से ही और एक ऑर्गन सरवाइव कर पाता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जिसके लिए हम उसको एक गुड कैंडिडेट मान सकते हैं, सॉरी एक गुड ऑर्गन मान सकते हैं फॉर द फर्दर ट्रांसप्लांट जिसको भी रिक्वायरमेंट हो। अब है इम्पोर्टेंस ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, और हम ये भी पता लगा सकते हैं कि किस टाइम पे डेथ हुई है, क्योंकि हम सेल्स वगैरह के ड्यूरेशन से ही एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है, कि किस टाइम तक डेथ हुई होगी। फिर टिश्यू वायबिलिटी स्टडीज। टिश्यू वायबिलिटी स्टडीज का मतलब ये होता है कि हमें देखो, अगर हमने एक पर्सन की सोमैटिक डेथ हुई है एंड दैट फैमिली अग्रीड फॉर द कंसेंट कि आप इस पर्सन के
वाइटल ऑर्गन्स ले सकते हैं, हम डोनेट करने के लिए रेडी हैं। यू कैन यू कैन टेक इट एंड गिव इट टू सम एलिजिबल डोनर, सॉरी एलिजिबल रिसीवर। तो हमें ये तो पता है कि चलो हमने वहां से उस पर्सन से ऑर्गन ले लिया, लेकिन उसके आगे भी बहुत बड़े प्रोसीजर्स होते हैं। उसको किस कंडीशन में रखना है, उसको किस कंडीशन में ट्रांसपोर्ट करना है, उसको किस कंडीशन में दूसरे रिसीवर में यू नो डालना है, उसको किस तरह से अटैच करना है, लॉट ऑफ अदर थिंग। तो टिश्यू वायबिलिटी पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि टिश्यू वायबिलिटी में यही सब आता है कि किस कंडीशन में कितना कितना डैमेज हो सकता है, एंड एक दूसरे पर्सन को किस तरह से वो अफेक्ट कर सकता है। इस तरह से सारी चीजें हमें टिश्यू वायबिलिटी स्टडीज में पढ़ना है। वायबल बेसिकली मतलब है कि किस टाइम तक किस कंडीशन में कितना सर्वाइव कर सकता है हमारा टिश्यू। एग्जाम्पल है कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल आफ्टर सोमैटिक डेथ। कॉर्नियल मतलब आंखों का जो ट्रांसप्लांटेशन होता है वो कर सकते हैं सोमैटिक डेथ के बाद, क्योंकि और जो स्किन सेल्स होती है वो वाइबल रहती है काफी आर्स तक, तो हम काफी आर्स तक उसको और हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी ऐसा भी होता है कि अगर ब्रेन ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन हो, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन एंड ऑल, तो बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है। पहले शायद अगर एक बंदा सब चीज हार्वेस्ट करवाने के लिए रेडी है, सब चीज डोनेट करने के लिए रेडी है, तो वो पहले ब्रेन पे फोकस करेंगे, उसके बाद वो हार्ट पे फोकस करेंगे, फिर लास्ट में जाके वो मे बी स्किन पे, अगर कोई पर्सन अपना स्किन डोनेट करने को रेडी है तो लास्ट में जाके वो स्किन हार्वेस्ट करेंगे। ओके, अब है ब्रेन डेथ। तो ब्रेन डेथ एक इरिवर्सिबल सेसेशन होता है, सिजेशन होता है ब्रेन एंड ब्रेन स्टेम फंक्शंस का। तो जिसमें क्राइटेरिया ये है कि कोई ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस नहीं होता। आप कुछ भी बोल लो वो आपको रिएक्ट नहीं करेगा, आप उसको सुई चुबा दो वो आपको रिएक्ट नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा, बिकॉज एक पर्सन का ब्रेन स्टेम काम ही नहीं कर रहा, उसको पता ही नहीं चलेगा। कोई ब्रीदिंग भी नहीं है, प्यूपिल्स भी डायलेट नहीं हो रहे। अगर आप यू हैव सीन कि डॉक्टर्स ऐसे टॉर्च लगा के देख रहे हैं, तो आप उसको फ्लैश लाइट से भी देखोगे तो भी डायलेट नहीं हो रहे हैं। और जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में जो हम देखते हैं ना ईईजी लाइन, वो भी फ्लैट है। दैट मीन्स आपका ब्रेन कंप्लीटली गिव अप कर चुका है। इस पे इम्पोर्टेंस यही होती है कि हम फाइनली एक लीगल डेक्लेरेशन डेथ का दे सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि इसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम भी गिव अप कर चुके हैं, या फिर रेस्पिरेटरी और ये चल रहा है बट ही इज so much dependent on someone for basic breathing कि इसको ब्रेन डेड या प्रॉपर डेथ कंसीडर करना ही बेटर रहेगा, एंड इट्स मच मोर बेटर फॉर ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन। ब्रेन डेथ के सारे जितने मोस्ट ऑफ द ब्रेन डेथ केसेस जो होते हैं वो ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन के लिए रिक्वेस्ट किए जाते हैं। कॉमन कॉजेज बता चुकी थी मैं ऑलरेडी, सीवियर हेड इंजरी, ब्रेन हेमरेज, हाइपोक्सिया, ब्रेन ट्यूमर्स। हाइपोक्सिया मतलब जब इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है ब्रेन में, तो ये सारी कंडीशन आते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं साइंस ऑफ डेथ क्या है, मतलब ऐसे कौन से इंडिकेटर्स है लाइफ के जो हमें पता चल गया कि पूरी तरह से क्लोज्ड है। पहली बात तो हार्ट चेक करेंगे, तो हार्ट में पल्स नहीं होगा, हार्ट के साउंड नहीं होगा, हार्ट में सर्कुलेशन नहीं होगा, ईसीजी जो है वो एकदम फ्लैट लाइन शो करेगी। रेस्पिरेशन में भी कुछ टेक्निक्स होते हैं रेस्पिरेशन चेक करने के, जैसे नोज के पास फेदर रख के देखना, फेदर इज द लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट, तो फेदर रख के देखते हैं, इफ इट्स मूविंग दैट मीन्स ब्रीदिंग है, अगर मूव नहीं कर रहा है मतलब ब्रीदिंग मूवमेंट नहीं है। अगर वो भी नहीं पता चलता, अगर बहुत फेंट ब्रीदिंग है, तो वो आपके चेस्ट के ऊपर हल्का सा पानी एक कंटेनर में रख के, ग्लास कंटेनर में रख के चेक करते हैं कि रिपल आ रहे हैं कि नहीं, इफ वाटर इज मूविंग और नॉट, जिसका मतलब भी है कि ब्रीदिंग मूवमेंट है कि नहीं है। एंड फिर रिस्पॉन्स रिफ्लेक्सेस भी चेक करते हैं विथ हैमर, या फिर प्यूपिल्स के लिए लाइट यूज करते हैं और चेक करते हैं कि कोई कॉर्नियल रिफ्लेक्स है, प्यूपिल्स डायलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गैग रिफ्लेक्स है कि नहीं है, मतलब बेसिकली कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए बॉडी, एक्सटर्नल स्टिमुलाई पे बॉडी रिएक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देन कुछ अदर चेंजेस भी हो जाते हैं, जैसे ब्लैडर रिलैक्स हो जाता है, आपके बाउल रिलैक्सेशन हो जाती है, यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर योर यूरिनेशन और योर बाउल बाउल मूवमेंट। फिर है एल्गर मॉर्टिस, ये तो सिंपली बात है, कूलिंग हो जाती है बॉडी की, तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे। पर कूलिंग यही होती है कि बॉडी टेम्परेचर फॉल हो जाता है, जब कोई सर्कुलेशन ही नहीं है तो बॉडी टेम्परेचर तो फॉल होगा,
ऑल्दो थोड़ा डिपेंड करता है कि आपने क्या पहना है, आपका कितना बॉडी फैट है, आप किस जगह पे पाए गए हो, ये थोड़ा सा डिपेंड करता है बॉडी कूल होने पे। पर इन जनरल अगर देखें एवरेज पे तो 1 to 1.5 डिग्री कूल हो ही जाती है बॉडी पर आवर। और सबसे पहले हेड, नेक कूल होता है, फिर ट्रंक एंड फिर लिम्स, क्योंकि ट्रंक में सबसे ज्यादा बॉडी फैट वगैरह होता है। फिर रिगर मोर्टिस मतलब स्टिफनिंग हो जाती है मसल्स की। स्टिफनिंग भी भाई 1-2 घंटे में शुरू होती है, 12 घंटे तक खत्म होती है, और 24 to 48 आवर्स में डिसअपियर भी होना शुरू हो जाती है। टाइम एस्टिमेशन में काम आता है, एज में, डेथ एस्टिमेशन में। फिर लिवर मोर्टिस मतलब कि जो पेलनेस हो, जो नहीं, लिवर मोर्टिस का मतलब जो स्टेनिंग होती है ना, ब्लड स्टेनिंग होती है स्किन की, वो यहाँ पे कंसिडर की जाती है। मैं यहाँ पे एक बार दिखा देती हूँ। ओके, जैसे कि यहाँ पे ये पर्सन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक पर्पलिश सी लाइन है बिलो हिज बॉडी। वो इसलिए है कि वो तब से उसी पोजीशन में था डेड की, जो सारी जो जो भी ब्लड सेल्स वगैरह है वो सब सेटल डाउन हो गए हैं एंड सारा कुछ जमा हो गया है। तो बैक, बटक्स एंड थाइज वगैरह इस तरह से पता चल सकता है कि किस पोजीशन में वो जो पर्सन है वो डेड था। देन डीकम्पोजिशन मतलब प्यूट्रीफैक्शन, हमें पता फ्रेश है जब बॉडी तो 0 to 24 आवर्स तक तो फ्रेश रहती है। फिर थोड़ी सी ब्लोटिंग होती है 1 to 3 डेज में, फिर एकदम डीके होना शुरू हो जाता है 3 to 10 डेज में, एंड उसके बाद कंप्लीटली चला जाता है। आफ्टर 10 डेज वो कंप्लीटली डीके होना शुरू हो जाता है। फिर कुछ और साइंस भी होते हैं, जैसे कि जो आपके लिप्स होते हैं वो भी एकदम ड्राई पेल हो जाते हैं, ब्लूइश टाइप। जो आईज होती है वो एकदम ड्राई हो जाती है, नहीं दिख, मतलब कुछ समझ नहीं आता। देन लंग्स वगैरह काम नहीं करते, वाइटल ऑर्गन्स तो इन जनरली काम नहीं करते। अब इसको अगर हम ढंग से देखें तो पोस्टमार्टम के चेंजेस क्या क्या हैं। पैलर मोटिस, एल्गर मोटिस, रिगर मोटिस, लिवर मोटिस, डीकम्पोजिशन, एडिपोसियर फॉर्मेशन, ममीफिकेशन। अब इसके बारे में धीरे धीरे करके हम पढ़ते हैं। जो पैलर मोटिस होता है इसका मतलब होता है स्किन पेल होना, क्योंकि हमारी बॉडी में सर्कुलेशन नहीं होगी एट ऑल, जिसकी वजह से स्किन पेल होनी शुरू होती है, और ये डेथ के 15-30 मिनट्स के बाद ही पेल होनी शुरू हो जाती है। इसको कहते हैं हम अर्ली साइंस ऑफ डेथ। ओके, नेक्स्ट है एल्गर मोर्टिस। एल्गर मोर्टिस मतलब बॉडी कूल होनी शुरू होती है, 1 to 1.5 डिग्री सेल्सियस पर आवर वो कूल होती रहती है। बॉडी टेम्परेचर ग्रेजुअली जो है एक इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, जैसे इन्वायरमेंट की टेम्परेचर होती है वैसी वो रीच करनी शुरू हो जाती है। तो वो जो है क्या बोलते हैं, कूल होनी जब शुरू होती है तो वो भी हम एक अर्ली साइंस ऑफ डेथ ही कहा जाता है, और हेल्प भी करता है पता लगाने में कि किस टाइम पे डेथ हो रही है हुई है। एंड कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कूलिंग अफेक्ट करते हैं, जैसे अगर ये बताओ, पानी, अगर एक बॉडी बहुत ही हैवी क्लोथिंग में है, डेड हुआ था, तो ऑब्वियसली वो क्लोथ थोड़े बहुत हेल्प करते हैं उसको टू टू कीप इट वार्म। अगर बहुत बंदे के पास बहुत ज्यादा बॉडी फैट है तो भी कूलिंग थोड़ी धीरे हो सकती है। एंड एयर मूवमेंट, अगर ऐसी कोई जगह पे जहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है, एयर मूवमेंट नहीं है, बहुत ही ह्यूमिड ड्राई प्लेस है, तो वहां पे भी बॉडी टेम्परेचर कूल करने में थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो ये सब चीजें भी कंसीडर की जाती है जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट स्टडी करता है कि किस टाइम पे डेथ हो सकती है। ये सारे कंडीशन भी देखी जाती है कि कहाँ बॉडी मिली थी, किस कंडीशन में मिली थी। अब है रिगर मोर्टिस। रिगर मोर्टिस मतलब स्टिफनिंग होना। तो स्टिफनिंग क्यों होती है? पोस्टमार्टम स्टिफनिंग होती है मसल्स की एटीपी डिप्लीशन के लिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट डिप्लीशन के लिए। मसल्स जो है वो स्टिफ होना शुरू हो जाता है, मसल्स कोएगुलेट टाइप हो जाते हैं। एंड देन सीक्वेंस क्या होता है, पहले फेस स्टिफ होता है, नेक स्टिफ होता है, जॉ मतलब पहले जॉ स्टिफ होता है, फिर नेक स्टिफ होता है, ट्रंक, फिर लिम्ब स्टिफ होता है। तो 1 to 2 आवर्स में बिगिन होता है, 12 आवर्स में ऑलमोस्ट फिनिश हो जाता है, और 24 to 36 आवर्स में, 24 to 48 आवर्स के अंदर डिसअपियर हो रहा होता है। यूजफुल होता है टाइम सिंस डेथ एस्टिमेट करने के लिए। लिवर मोटिस मतलब पर्पलिश डिस्कलरेशन जो हो जाती है, सेटलिंग ऑफ ब्लड आफ्टर डेथ। मैंने जैसे बताया कि एक पर्सन अगर लेटा हुआ है बहुत टाइम तक तो उसकी बॉडी जो है उसकी जो ब्लड सेल्स है वो जिस पोजीशन में लेटा है, ग्रेविटी की वजह से वहां पे पर्पलिश कलर शो करेगा। तो इससे ये पता लगता है कि पोजीशन क्या थी बॉडी की जब वो मरा था। ठीक है, एंड इंडिकेट करता है टाइम मूवमेंट ऑफ डेथ एज वेल। अगर हाँ, एक और चीज,
जैसे मान लो कई बार क्या होता है, एक पर्सन मर गया था, उसकी डिस्कलरेशन इधर हो चुकी है, क्या बोलते हैं, ऑलरेडी बैक साइड पे हो चुकी है, लेकिन जिसने उसको मारा है वो चाहता था कि वो ऐसा बैठा रहे, ठीक है, तो मे बी उसको उठा के ऐसे बिठा दिया टू कवर इट अप एंड शो इट एज अ सुसाइड, हाथ में गन वन दे दिया सब कुछ, पर उसको नहीं पता कि चलो बॉडी जो है पीछे से स्टेन हो चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि इतना टाइम हो चुका है, एंड थोड़ा बहुत स्टेनिंग, फिर प्रोसीजर शुरू भी हो जाएगा, थोड़ी बहुत स्टेनिंग फिर से हो जाएगी बटक्स में, बट बटक्स पे फिर भी इतनी स्टेनिंग नहीं होगी जितनी बैक पे होगी, और इससे हम पता लगा सकते हैं कि प्राइमरी स्टेनिंग जो है वो बैक पे है, इसका मतलब पहले बंदा वहां पहले बंदा बैक पे लेटा हुआ था, एंड उसके बाद उसको किसी ने बिठाया है, जिसकी वजह से थोड़ी थोड़ी सी स्टेनिंग बटक्स पे भी हुई है। फिर है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन में ये होता है कि बॉडी टिश्यूज जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं डेथ के बाद। इसमें स्टेजेस आता है ऑटोलाइसिस, प्यूट्रिफैक्शन, स्केलेटनाइजेशन। तो बॉडी में सेल्स के ऑटोलाइसिस होने, सेल्स ब्रेक होने लग जाते हैं, ऑटोलाइसिस हो जाती है, प्यूट्रिफैक्शन हो जाता है, मतलब स्किन जो है डिकम्पोज होना शुरू करती है, एंड स्केलेटनाइजेशन। अब इसमें साइंस क्या क्या है, जब बॉडी प्यूट्रीफाई हो रही होती है तो थोड़ा सा ग्रीन डिस्कलरेशन होता है, गैस फॉर्मेशन होता है, क्योंकि बॉडी से इतने सारी चीजें और इतने सारे सेल्स ऑटोलाइज हो रहे हैं, इतनी सारी चीजें हैं बॉडी में, बाइल हो गया, क्या हो गया, वो सब सड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से एक फाउल गैस प्रोड्यूस होती है, फाउल स्मेल प्रोड्यूस होता है एक्चुअली, जो बहुत ही ज्यादा भयंकर होता है, ऐसा लोग कहते हैं। स्किन पील होने लग जाती है, बिकॉज स्किन एकदम स्टिफ होकर टाइट हो चुकी है, कोई सर्कुलेशन नहीं, कुछ नहीं है, तो वो धीरे धीरे टूटने लगती है, उसकी जो भी अधेरेंस होती है वो टूटने लगती है। ओडर तो होता ही है फाउल। देन एडिपोसेयर फॉर्मेशन। एडिपोसेयर का मतलब होता है कि जो बॉडी में फैट होता है ना, वो ऐसा एक वैक्सी सब्सटेंस बनना शुरू हो जाता है, थोड़ा वैक्सी सपोनिफिकेशन टाइप सब्सटेंस शुरू हो जाता है बनना मॉइस्ट कंडीशन में। अगर बहुत ही ज्यादा मॉइस्ट कंडीशन है तो बॉडी फैट वैक्सी टाइप बन जाता है, तो बहुत ग्रेइश वाइट कलर का दिखता है, सोप लाइक टेक्सचर होता है, सपोनिफिकेशन जिसको बोलेंगे, सोप लाइक टेक्सचर होता है, बहुत फिसलन टाइप, झाग टाइप, एंड वो बॉडी फीचर्स को थोड़ा सा प्रिजर्व करके रखता है। फिर है मम्मिफिकेशन। लास्ट मम्मिफिकेशन में यही है कि जो बॉडी है, अगर बहुत ही ज्यादा ड्राई एनवायरनमेंट में हो, इससे सीधे पिरामिड याद कर लो, ठीक है, एकदम पिरामिड डेजर्ट, एकदम ड्राई, नो मॉइस्ट एट ऑल, वहां पे ड्राई और बॉडी जो एकदम श्रिंक हो जाती है उसको कहते हैं मम्मिफिकेशन। इसमें बहुत ही ड्राई लेदरी स्किन होती है, रिड्यूस डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन थोड़ा स्लो होता है, एंड बॉडी इसमें प्रिजर्व रहती है। ऐसा पिरामिड्स बोल रही हूँ, हाँ, आई मीन इजिप्ट में भी बहुत पहले यही किया जाता था, वो उनको अच्छे से सैंड कॉफिन्स में भर के रखते थे ताकि बॉडी प्रिजर्व रहे फॉर द लॉन्गर टाइम। उनको नहीं पता था कि क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, बट यस दे वांटेड टू कीप देयर एंसेस्टर्स विथ देम, ऐसा टाइप। वुंड्स। वुंड्स में क्या डेफिनेशन है, एक वुंड इज अ ब्रीच इन कंटिन्यूटी ऑफ स्किन और टिश्यूज कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स। अगर आपकी बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स टच हुई है बाय बिग इम्पैक्ट, स्मॉल इम्पैक्ट, एंड उससे आपकी बॉडी में कुछ भी ब्रीच हुआ है, मतलब आपकी बॉडी में कोई भी छोटा सा इम्पैक्ट आया है, तो उसको हम कहते हैं वुंड। ठीक है, क्लासिफिकेशन है उसकी, मैकेनिकल वुंड्स, थर्मल इंजरीज, केमिकल इंजरीज, फायर आर्म इंजरीज। अब है टाइप्स ऑफ वुंड्स। अगर मैकेनिकल की ही बात करें तो टाइप्स ऑफ वुंड्स में आता है अब्रेजन, कॉन्ट्यूजन, लैसरेशन, इंसिजन, स्टैब वुंड। आगे जाके देखते हैं। अब्रेजन का मतलब है सुपरफिशियल इंजरी, मतलब आपकी स्किन कहीं से अगर घिस गई है, ठीक है, थोड़ा सा ब्लड है, थोड़ा सा ब्रूज है, तो आपकी जो एपिडर्मिस की लेयर है, ये जो एकदम स्टार्टिंग की लेयर है, वो थोड़ी सी इंज्यूर हुई है, तो इसको हम कहते हैं अब्रेशन। ये फ्रिक्शन की वजह से हो सकता है, आप खेलते खेलते कहीं पे गिर गए एंड ऐसे स्लाइड हो गया, तो इसको कहेंगे हम फ्रिक्शन की वजह से, स्लाइडिंग फोर्स की वजह से थोड़ा सा इंजरी हुआ है, जहां पे ऐसे ऐसे लाइंस 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 बन गई है, एंड ये थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई है, ज्यादा नहीं, मतलब ट्रीटेबल है, होम होम पे ही ट्रीटेबल है, तो इसको कहते हैं एब्रेशन। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि पेनफुल होता है, ब्लीडिंग बहुत कम रहती है, पर एक स्कैब फॉर्मेशन हो सकता है, मतलब कुछ टाइम तक वो दाग रह सकता है। उसके भी टाइप्स होते हैं, स्क्रैच अब्रेशन, ग्रेज अब्रेशन, प्रेशर अब्रेशन। ठीक है, ये याद रखना। स्क्रैच अब्रेशन मतलब चलो किसी ने कैट कैट ने या किसी ने ऐसे स्क्रैच कर दिया। ग्रेज अब्रेशन मतलब
ऐसा याद रखो कि एक आप ऐसे कहीं पे आप गिरे पर आप बहुत टाइम तक स्लाइड होते रहे, ठीक है, आप वहां पे एकदम स्लाइड ही होते रहे, तो एक बड़ा सा अब्रेजन आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप किसी गाड़ी के साथ, कोई बॉडी अगर किसी गाड़ी के साथ अटैच हो गई है एंड वो गाड़ी चलने लग गई है, तो उसको कहेंगे ग्रेज अब्रेशन। वो बॉडी भी उसके साथ चलती रही जब तक बहुत सुपरफिशियल इंजरीज नहीं आए। फिर है प्रेशर अब्रेशन। प्रेशर अब्रेशन इज मोस्टली कि कोई बहुत स्मूथ सरफेस है, लेकिन स्मूथ हो या जैसा भी सरफेस है, पर आप वहां पे बहुत प्रेशर के साथ घिस गए, तो दैट इज मोर लाइक प्रेशर अब्रेशन। अब आ जाता है आपका कॉन्ट्यूजन, मतलब एक ब्रूज होना। इसमें होता है कि एक्सट्रावेशन ऑफ ब्लड इनटू टिश्यूज ड्यू टू ब्लंट फोर्स ट्रॉमा। मतलब इसमें बहुत ज्यादा ब्लड क्लॉट टाइप हो जाता है, मतलब इसमें ब्लड जो है काफी ब्लड क्लॉट टाइप हो जाती है चीजें, और ये किसी ट्रॉम मतलब किसी फोर्स की वजह से हो, मतलब एकदम से किसी ने आपको मुक्का मारा तो वो यहाँ पे एक हल्का सा ब्लड निकलेगा एंड हल्का सा क्लॉट हो जाएगा, तो वो एकदम ब्रूज जैसा बन जाता है क्योंकि वहां पे ढेर सारा ब्लड आ जाता है, पर्पलिश टाइप दिखता है। या फिर आप कहीं पे गिर गए हो एंड हल्का सा स्क्रैच भी कहो या हल्का सा इंजरी भी आया है, तो भी वहां पे एक ब्रूज आ जाएगा, तो दैट इज मोर लाइक कॉन्ट्यूजन। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि पहली बात स्वेलिंग हो जाती है, कलर कलर चेंज हो जाता है, लाइक पर्पलिश ब्लूइश कलरेशन हो जाता है, एंड बहुत पेन होता है। तो पहले कलर क्या होता है, पहले थोड़ा रेड होता है, फिर ब्लू होता है, फिर ग्रीन होता है, फिर लास्ट में येलो जाता है। जब आप एकदम से फ्रेश फ्रेश होता है तो रेड रहता है स्वेलिंग के साथ, फिर पता चलता है कि यस ब्लड क्लॉट हो रहा है, हील हो रहा है, ब्लू होता है, फिर धीरे धीरे ग्रीन होता है, लास्ट में येलो मतलब पेल होके देन इट्स फाइन। अब लैसरेशन। लैसरेशन का बेसिकली मतलब होता है कोई ब्लंट फोर्स आया, इसमें हमेशा एक्स एज एन एग्जांपल याद रखना। एकदम एक्स आई है, भले ही शार्प है नहीं है पर बहुत फोर्स से आई है, एंड देन एक आपकी बॉडी में एक टीयर हुआ है, आपके टिश्यूज में टीयर हुआ है, मतलब थोड़ा सा डीप कट में टीयर हुआ है, एंड इरेगुलर होता है, ओके, इरेगुलर एजेस होते हैं, ऐसा नहीं कि किसी ने ब्लेड से मारा है, तो इरेगुलर एजेस होते हैं। जो टिश्यू की ब्रिज है वो प्रेजेंट हो, मतलब जो टिश्यू अधेरेंस होती है ना, जैसे मान लो लेट्स से ये आपका आर्म है एंड इस तरह का होगा आपका टीयर, एंड उसमें भी, हाँ, एंड उसमें भी टिश्यू में ऐसे लाइंस दिख जाएंगे, समझ रहे आप, क्योंकि ब्रिजेस अभी भी है, रिपेयर किया जा सकता है स्टिचेस एंड एवरीथिंग से। हेयर बल्ब्स आर क्रश्ड। हेयर बल्ब्स बेसिकली यही है कि जो भी हेयर के रूट्स वगैरह होते हैं वो क्रश हो जाते हैं, क्योंकि टिश्यू तक ऐसे टिश्यू खुल जाती है थोड़ी सी। कॉमन साइट्स कहाँ कहाँ लैसरेशन देखने को मिल सकता है, स्कैल्प में, फेस पे, और ये एक्स इंजरीज की वजह से होता है। हमने यहाँ पे आर्म का एग्जांपल लिया है। अबे इंसाइज्ड वुंड, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि लैसरेशन और इंसाइज्ड वुंड क्या होता है। इंसाइज्ड वुंड याद रखो ब्लेड से, लैसरेशन याद रखो एक्स से, ठीक है, एक्स या एक्स जो भी बोलो, ठीक है, बहुत फोर्स से आ गया, ब्लेड तो इट्स लाइक यू कैन डू दिस, डोंट डू दिस। देन इंसाइज्ड वुंड में आता है वुंड प्रोड्यूस्ड बाय शार्प कटिंग इंस्ट्रूमेंट, कोई भी चीज बहुत ही शार्प हो, क्लियर मार्जिन हो। अब लैसरेशन मैंने आपको बोल दिया, टिश्यू ब्रिजेस वगैरह दिखेंगी, जो इंसाइज्ड वुंड है उसमें टिश्यू ब्रिजेस नहीं दिखेंगे, उसमें एकदम क्लीन कट होगा। जैसे ये आपकी स्किन है, तो जो ब्लेड होगा वो एकदम ऐसा दिखेगा, क्लीन कट, एकदम ही क्लीन कट दिखेगा। और लेंथ जो होता है वो ग्रेटर होता है देन डेप्थ। लैसरेशन में क्या होता है, डेप्थ होती है, ठीक है, ऐसे टेपर सा दिखता है, हमेशा याद रखना लैसरेशन हमेशा ऐसा सा दिखता है, ओके, मतलब यहाँ से टिश्यू ब्रिजेस वगैरह होती हैं, ऐसे ऐसे टिश्यू ब्रिजेस होती हैं। इंसाइज वुंड में ऐसा नहीं होता, इंसाइज वुंड में लेंथ लंबी होती है बिकॉज एकदम से झटके से किया गया होता है, पर इसकी डेप्थ इतनी ही होती है। अगर सरफेस लेवल पे आपके वेन्स वगैरह हैं, सरफेस लेवल पे वेन्स है, देन इट कैन बी कट, इट कैन बी कॉम्प्रोमाइज, लेकिन लेकिन अंदर तक टिश्यू इंजरी एज सच नहीं होती है, पर इसमें ब्लीडिंग बहुत होती है क्योंकि कैपिलरी में एकदम थिन कट होता है एंड वो बहुत ज्यादा ब्लीड करती है। एग्जाम्पल नाइफ इंजरीज, ब्लेड कट। अब है इसमें स्टैब वुंड। स्टैब वुंड में हमेशा याद रखना डैगर, ठीक है, डैगर, इसमें डेप्थ जो है वो ग्रेटर होती है, ऑब्वियसली एक बॉडी है, अगर ये आपका हाथ है, ठीक है, और ये यहाँ पे डैगर है,
और ये अगर अंदर जा रहा है तो या तो ये हो सकता है कि ये इतना डैमेज कर ले, ठीक है, आप समझ रहे हो, ये इतना सारा डैमेज कर सकता है, या तो ये निकल भी सकता है, यू नो, ये पूरा ऐसे इतना सारा भी डैगर हो सकता है, यहाँ से जाएगा यहाँ से निकल भी सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। तो इसमें जो डेप्थ होती है वो ज्यादा होती है लेंथ से। लेंथ में क्या, ये तो एक हल्का सा गोल सा ओवल सा जैसा भी शेप दिखेगा, ठीक है, तो इसमें लेंथ डेप्थ ज्यादा होती है, लेंथ नहीं। एंड इसके भी मार्जिन क्लीन होते हैं क्योंकि जो डैगर है उसके शार्प ब्लेड है, इट्स अ शार्प ब्लेड, नाइफ जैसा ही काम करेगा, तो एकदम क्लीन ही होगा, लेकिन ये जाएगा एकदम अंदर तक। और इंटरनल इंजरी बहुत ज्यादा हो जाती है इससे, टिश्यू एकदम डैमेज हो जाता है, इसको निकालने में बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है। अब डिफरेंस एक बार देख लेते हैं इंसाइज्ड वुंड में एंड स्टैब वुंड में, क्योंकि सेम ही हुआ ऑलमोस्ट, डीपर इंजरी हो रही है, लेंथ डीप, सॉरी, हाँ, हाँ, नहीं नहीं, इंसाइज्ड वुंड में क्या है, लेंथ ज्यादा होती है, डीप नहीं होता, स्टैब में होता है डीपर ज्यादा होता है, लेंथ ज्यादा नहीं होती, लेकिन शार्प दोनों है। तो हम देख लेते हैं, वेपन देखे तो इंसाइज वुंड में बहुत ही ज्यादा क्लियर कट शार्प होती है, स्टैब वुंड में शार्प होती है लेकिन उसमें फोर्स भी चाहिए होता है, तो उसको एक ब्लंट ऑब्जेक्ट की तरह मान सकते हैं। मार्जिन्स में एकदम क्लीन होती है, स्टैब वुंड में भी क्लीन रहती है, लेकिन एज कंपेयर टू इंसाइज वुंड वो थोड़ी इरेगुलर होती है। ब्लीडिंग देखे तो इंसाइज वुंड में प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है, स्टैब वुंड में अगर डैगर अंदर है या रॉड अंदर है, ठीक है, तब तक इतनी ब्लीडिंग नहीं होगी जितना आप निकालने के बाद होगी। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि कभी खुद से कोई भी चीज अगर आपकी बॉडी के अंदर गई है, डू नॉट पुल इट आउट। फिर है टिश्यू ब्रिजेस, इनसाइड वुंड में टिश्यू ब्रिजेस नहीं होते, स्टैब वुंड में टिश्यू ब्रिजेस होते हैं। अब है इंजुरीज ड्यू टू हीट। अब हीट में क्या क्या इंजुरीज आते हैं, ठीक है, हीट से ऑप्शन आपके पास टाइप्स है, बर्न्स है, स्कैल्स है, हीट स्ट्रोक है, हाइपरथर्मिया है। तो पहले हम बर्न्स देख लेते हैं, ये सब किस वजह से होता है पहले वो देखे तो, फ्लेम से, या आपके पास हॉट, आपके ऊपर हॉट लिक्विड गिर गया, स्टीम, केमिकल, ये सब हीट इंजुरी ही प्रोड्यूस करता है। डिग्रीज ऑफ बर्न्स भी देखा जाए तो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री। फर्स्ट डिग्री थोड़ा क्योरेबल होता है, रेडनेस एंड पेन कुछ टाइम में ठीक हो जाता है, सेकेंड डिग्री में एकदम ब्लिस्टर फॉर्म हो जाते हैं, थोड़ा टाइम लग सकता है, मे बी अ मंथ लग सकता है ठीक होने में, बॉडी रिकवर होने में बहुत टाइम लग सकता है। थर्ड डिग्री में डीप टिश्यू डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब ऑलमोस्ट बॉडी का रिकवर होना मुश्किल होता है, लेकिन कुछ केसेस में, मेडिकल केसेस में बॉडी रिकवर हो सकती है, बट इट टेक्स हेल लॉट ऑफ टाइम टू गेट रिकवर्ड। फोर्थ डिग्री में बॉडी जल चुकी होती है पूरी तरह से, एकदम चार्ड, जैसे कि बॉडी एकदम ब्लैक हो गई हो। इंजुरीज ड्यू टू हीट में ही आता है फीचर्स ऑफ बर्न। अगर बर्न हुआ है बॉडी तो क्या कैसे कैसे दिखेगा, रेडनेस होगी, चारिंग होगी, शॉक होगा, इन्फेक्शन का रिस्क भी होता है, वेसिकल्स पॉप हो गए होते हैं। एंड हम कैसे चेक करते हैं कि कितने डिग्री का बर्न है, हम रूल ऑफ 9 यूज करते हैं टू एस्टिमेट द बर्न सरफेस एरिया। ओके, रूल ऑफ 9 बहुत क्विक एंड इजी वे होता है ये पता करने के लिए कि बॉडी सरफेस कितना बर्न हुआ है। तो बेसिकली परसेंटेज चार्ट, जब क्लास के बाद एक बार आप देख लेना ये चार्ट अच्छे से कि कौन सा बॉडी पार्ट कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है, हम एक बार ये परसेंटेज चार्ट चेक कर लेते हैं। हमेशा याद रखना है ये टोटल बॉडी सरफेस एरिया जो है वो अडल्ट के ऊपर बेस्ड है, ये अडल्ट के लिए चार्ट है। तो इसमें हेड एंड नेक जो है 9%, अगर हेड एंड नेक जल गया है तो 9% से चेक कर, 9% हम बोलेंगे कि 9% इंजुरी हुई है बॉडी को। अगर अपर लिम्ब दोनों, ईच अपर लिम्ब, ठीक है, ईच अपर लिम्ब कॉन्स्टिट्यूट 9%, प्रॉपर एक एक पूरा पूरा अपर लिम्ब 9% कॉन्स्टिट्यूट करता है, दैट मीन्स 9 9 18, ठीक है। अब एंटीरियर ट्रंक मतलब आपका जो फ्रंट ट्रंक है, ठीक है, फ्रंट, आपका जो फ्रंट ट्रंक है, दैट इज चेस्ट एंड एब्डोमेन, सिर्फ फ्रंट का पार्ट है, ठीक है, नेक से लेके यहाँ तक, ये भी 18%, ये इटसेल्फ 18% है, मतलब 18, एंड बैक पोर्शन लेके 36% होगा। फिर एक लोअर लिम्ब, ईच लोअर लिम्ब इज 18, बिकॉज हैंड से ज्यादा सरफेस एरिया हमारे लिम्ब्स में है, तो हर एक लोअर लिम्ब 18, तो मतलब दोनों लोअर लिम्ब 36%। एंड जो भी पेरिनियम जेनिटेलिया ये है वो 1% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। फिर आप इम्पोर्टेंस एक बार चेक कर लीजिए,
हमें ये पता चलता है कि कितना ज़्यादा सीवियर बर्न है एंड कितना फ्लूइड चाहिए होगा रिससिटेशन के लिए, देन ट्रीटमेंट प्लानिंग एंड मेडिको लीगल केसेस में डॉक्यूमेंटेशन, और ये भी पता करने के लिए कि ये किस क्या कॉज है। मोस्टली डाउरी डेथ्स में बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि कितने कितने डिग्री का बर्न है। अगर 15% तक बर्न है मतलब माइल्ड है, रिकवरेबल है। 15 to 25% मॉडरेट है, मुश्किल रहेगा। 25 to 40% भी अगर बर्न है तो सीवियर है, मुश्किल है, एंड 40% से ज्यादा तो लाइफ थ्रेटनिंग है। अब इलेक्ट्रिकल इंजरीज मतलब डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रियल करंट या हाई वोल्टेज एक्सपोजर, लाइटनिंग, ये सबसे भी इंजरी अगर हो तो बर्न्स होते हैं बॉडी में। इवन कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है बंदा, एंड उसके मसल स्पैज्म हो जाता है, मतलब मसल्स उसके काम नहीं करते, मूवमेंट एकदम रुक जाती है, बॉडी स्टिफ हो जाती है, एंड जो रेस्पिरेटरी फेलियर भी उसका एक इफेक्ट है, एंड ऑल बिकॉज शॉक लगा है। फिर लाइटनिंग इंजरी में ये होता है कि ऐसे लाइटनबर्ग फिगर्स, मतलब थोड़े से लाइटनिंग जैसे वेसल्स जो है वो लाइट वेसल्स दिखने लग जाते हैं बॉडी में, बेसिकली पर्पलिश कलर के, ब्लूइश पर्पलिश के, तो वो दिखता है। रप्चर्ड ईयर ड्रम, आपका ईयर ड्रम एकदम से रप्चर हो जाता है। कार्डियक अरेस्ट होते हैं, बर्न्स तो बॉडी में दिखता ही है। तो एक एक कैरेक्टरिस्टिक मार्क ये है, कैसे पता चलेगा कि एक बंदा लाइटनिंग सफर कर चुका है, उसकी बॉडी में ट्री लाइक पैटर्न बन जाता है। फिर रेडिएशन इंजरीज, रेडिएशन में बेसिकली जो आपको बोला जाता है ना एक्सपोजर, वही है ये। एक्स रेज, न्यूक्लियर एक्सपोजर, यूवी रेज, ये सब ज्यादा रेडिएशन आपकी बॉडी में हीट इंजरीज कॉज करते हैं। इसमें भी आपकी बॉडी में बर्न्स होते हैं, बोन मैरो एकदम सप्रेस हो जाता है, ज्यादा ब्लड सेल्स नहीं बना पाता है। कैंसर तो डेफिनेट इसका एक इफेक्ट है। जेनेटिक म्यूटेशंस भी हो जाते हैं। एंड देन फायर आर्म इंजरीज में कोई भी इंजरी आपकी बॉडी में हुई हो किसी प्रोजेक्टाइल की वजह से, फायर आर्म प्रोजेक्टाइल मतलब बुलेट की वजह से, ठीक है। अब फायर आर्म के ये बैलिस्टिक्स में पढ़ेंगे कि फायर आर्म के क्या क्या टाइप्स है, क्या क्या कंपोनेंट्स है, बैरल है, ट्रिगर है, कार्ट्रिज है, बुलेट है। अब टाइप्स क्या होते हैं? एंट्री वुंड, एग्जिट वुंड, ग्रेजिंग वुंड, शॉटगन वुंड। एंट्री वुंड मतलब कहाँ से एंटर किया है वो बुलेट, एग्जिट वुंड मतलब कहाँ से एग्जिट किया है, ग्रेजिंग वुंड मतलब सिर्फ ऐसे टच होके चला गया है, शॉटगन वुंड मतलब एकदम शॉटगन वुंड मतलब दूर से प्रोजेक्टाइल से आया है जो। ओके, अभी हमें कैसे पता चलता है कि कोई वुंड जो है एंटीमॉर्टम हुआ है कि पोस्टमॉर्टम हुआ है? अगर ब्लीडिंग, अगर एंटीमॉर्टम मतलब डेथ से पहले वुंड आया है बॉडी में, मतलब ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा। पोस्टमार्टम के बाद किसी ने गन शॉट मार दिया है या किसी ने स्टैब कर दिया, ब्लीडिंग इतनी नहीं होगी, सर्कुलेशन ही कहाँ है। वाइटल रिएक्शन, अगर डेथ से पहले किसी ने कोई वुंड बॉडी में डाला है या करवाया है, वाइटल रिएक्शन प्रेजेंट होगा, अफेक्ट होगा बॉडी पे। पोस्टमार्टम में फायदा ही नहीं है, देयर इज नो सर्कुलेशन, देयर इज नो हार्ट वर्किंग, देयर इज नो ब्रेन वर्किंग, कुछ रिएक्शन नहीं है। हीलिंग में बात कर रहे हैं तो एंटीमॉर्टम में तो पॉसिबल है, पोस्टमार्टम में पॉसिबल नहीं है हीलिंग। क्लॉटिंग की बात करें तो डेथ से पहले क्लॉट हो जाएगा, पोस्टमार्टम में सर्कुलेशन नहीं है, क्लॉट नहीं होगा। इन्फ्लामेशन, डेथ से पहले वुंड है तो ऑब्वियसली बॉडी इन्फ्लेम करेगी, रिएक्ट इन्फ्लेम करेगी मतलब स्वेल होगी, ठीक होगी, अपने ठीक करेगी अपने आप को, ब्लिस्टर फॉर्मेशन करेगी, लॉट ऑफ चीजें करेगी। पोस्टमार्टम में ये सब एब्सेंट है। डिफरेंस बिटवीन एंटीमॉर्टम एंड पोस्टमॉर्टम वुंड्स, ये तो इसी में एक आता है मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ वुंड्स। अब हम वुंड्स को इतना स्टडी क्यों करते हैं? ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा वेपन यूज हुआ है, क्या किस टाइप की इंजरी है, टाइमिंग क्या थी इंजरी की, और हम क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। अगर कोई बंदा बोल रहा है कि नहीं मैंने उसके ऊपर डैगर नहीं फेंका, नहीं मैंने गन शॉट नहीं मारा है, समवन एल्स डिड दैट, तो ये क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं देखने के लिए कि प्रोजेक्टाइल एक्चुअली वहां से है जहां पे तुम खड़े थे या फिर कोई और खड़ा था। कॉज ऑफ डेथ भी डिटरमाइन करते हैं। थैंक यू दिस फॉर दिस। अब मैं देखती हूँ कि कुछ चीज अगर मिसिंग होगी तो मैं डेफिनेटली उसको लेके आऊंगी, एंड उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं भी इंकलकेट कर दूंगी एक छोटा सा साइड टॉपिक की तरह। एंड आप मुझे बता सकते हो कि कोई चीज अगर एक्स्ट्रा यहाँ पे चाहिए, जैसे कि साइंटिस्ट के नेम, रिएक्शन, पर मैं ये सब सोच रही हूँ कि उनका एक सेपरेट वीडियो बहुत रिक्वायर्ड है। एक सेक्शंस हो गया, एक साइंटिस्ट के नेम्स हो गए, एंड एवरीथिंग। ओके, तो सी यू लेटर, बाय।